तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 टेस्ट का। हाँ चंद्रभान बताओ इसमें डाउट क्या है? सर इसके सेकंड ऑप्शन का मतलब समझ में नहीं आया मुझे अच्छे से। सेकंड ऑप्शन का मतलब देखो, यस सर। पहली चीज तो मतलब सेकंड ऑप्शन तो मैं समझा दूंगा, उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पहली चीज तो अपन को ये क्वेश्चन, अपन को ये तो पता है कि इस क्वेश्चन में 4 में से एक ऑप्शन सही है ना? यस तो सर। जैसे कोई स्टूडेंट जब उसको ये बात पता है कि 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, जब आपने पहला ऑप्शन पढ़ा, ठीक है, जब आपने पहला ऑप्शन पढ़ा और आपको ये तो समझ में आ गया कि ये ऑप्शन तो आंसर नहीं है ना? फिर दूसरा ऑप्शन पढ़ा, दूसरा ऑप्शन अपन को समझ में नहीं आया फर्स्ट इंस्टिंक्ट में, जैसा तुम्हारे साथ हुआ चंद्रभान। तो ऐसी स्थिति में हमें इस क्वेश्चन को, सॉरी, इस ऑप्शन पे डी मतलब डाउट लिख देना चाहिए, या जो चाहे वो स्टार लगा सकता है। ठीक है, ये जो डाउट या डी अल्फाबेट है या जो स्टार है, ये इंडिकेट करेगा कि आपको ये वाला ऑप्शन अभी समझ में नहीं आया है ना, इसमें आप डाउटफुल हो इस ऑप्शन को लेके। तो फिर हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन आपने पढ़ा, थर्ड ऑप्शन हो सकता है समझ में आ जाए, और ये भी समझ में आ जाए कि थर्ड ऑप्शन ही सही आंसर है ना? और उसके बाद क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन क्या क्या कह रहा है? ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो फोर्थ तो सही आंसर नहीं हो सकता। तो अब ऐसी स्थिति में देखो, जहां पर किसी स्टूडेंट को एक ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा हो, वहां पर उस ऑप्शन को समझने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, हमेशा ही क्वेश्चन, हमेशा ही टेस्ट में हमारा मेन फोकस आंसर मार्क करने पे होना चाहिए सबसे पहले, है ना? हमें कम से कम टाइम में आंसर मार्क करना है, ये हमारा फोकस होना चाहिए। उसके उसके बाद के जो ऑब्जेक्ट, उसके मतलब उसके इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सब इसके बाद आते हैं। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, सारे ऑप्शन समझ में आए कि नहीं। क्वेश्चन सही करने के लिए सारे ऑप्शन हमेशा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बात सभी लोग ध्यान रखना फ्यूचर में। ठीक है, अब अपन सेकंड ऑप्शन देखते हैं। चंद्रमान, वैसे क्वेश्चन सही हो गया था तुम्हारा? यस सर। शाबाश। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, अपन सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है नंबर ऑफ मिलीलीटर्स विच 1 मोल ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस ऑक्यूपाइज एट एनटीपी। एनटीपी कंडीशन दी है ब्रैकेट में 1 atm और 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो 1 atm और 0 डिग्री सेल्सियस ये एनटीपी या एसटीपी कंडीशन होती है, एनटीपी या फिर एसटीपी। ठीक है, तो इस कंडीशन पे किसी गैस की मोलर वॉल्यूम कितनी होती है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना होता है? 22.4 लीटर। है ना, ये बात अपन ने लिखी हुई है 22.4 लीटर, राइट? तो नंबर ऑफ, इसमें मिलीलीटर्स पूछा है, नंबर ऑफ मिलीलीटर्स। ठीक है, विच 1 मोल ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस ऑक्यूपाइज, तो 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, या फिर 22400 मिलीलीटर, है ना, जब लीटर को आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे। तो ये जो वैल्यू है ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर नहीं होती है ना। एवोगैड्रो नंबर इज व्हाट? 6 × 10⁻23, है ना? एंड दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो उस हिसाब से सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? गलत। सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। समझ में आया चंद्रमान? यस सर। तो इसमें डाउट क्या था बताओ? कुछ नहीं सर, वो सेकंड ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैंने उस टाइम पे तो फिर इसलिए फिर ठीक है, थर्ड ऑप्शन मैंने थर्ड ही समझ लगा के दिया सही था। मार्क कर दिया था ना? यस सर। चलो ठीक है, शाबाश। और बताओ 26 के बाद ये रही पीडीएफ। सर आज सिर्फ पेपर ही डिस्कस होगा क्या, क्योंकि मैंने पेपर नहीं दिया है? हाँ पेपर, मतलब पेपर ही डिस्कस होगा पहले तो, है ना? अगर ज्यादा डाउट्स होंगे तो पेपर डिस्कशन में टाइम निकल जाएगा, अगर ज्यादा डाउट नहीं होंगे, 4-5 ही होंगे, तो फिर अपन लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे समेकित। ठीक है, तो और बताओ सर 26 का। 28। 28, 28। 28 क्वेश्चन है ये। एक सेकेंड, सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा? सेकेंड ऑप्शन वाटर और फोर्थ ऑप्शन N2O5।
ये है कौन सा 28th क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन है ना CO2 वाला। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गलत क्वेश्चन कॉपी हो गया क्या? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन, अच्छा ये आगे की लाइन भी कॉपी कर रहा है। रुको ऐसे ही टाइप कर लेते हैं अपन, क्योंकि कॉपी करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है इसको। एक सेकेंड। सर आपकी स्क्रीन का बस थोड़ा सा ही पार्ट आ रहा है। एक मिनट रुको, वही कुछ दिक्कत आ रही है, एक सेकेंड। अभी आ रहा है क्या पूरा? यस सर। अभी आ रहा है पूरा? अभी भी हाँ बाहर। यस सर। ठीक है, तो एक मिनट रुको। ये है क्वेश्चन नंबर 28 है ना, क्वेश्चन 28। एक बार क्वेश्चन बोलना, मैं लिख देता हूँ। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं चलो देख ही लेता हूँ इसमें। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is present in 1 gram of, is present in 1 gram of, फिर इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन कौन कौन से? CO2, वाटर, इथेनॉल और N2O5। तो एक सेकेंड। CO2, वाटर, इथेनॉल और N2O5, ये 4 ऑप्शन है। तो हाँ, किसका डाउट है ये? सर मेरा। चंद्रमान बताओ क्या डाउट है इसमें? सर वो मैंने इस प्रेजेंट इन 1 ग्राम नहीं देखा, और सर अपन सर इसमें किस बेसिस पे कहेंगे कि मतलब कौन सा मॉलिक्यूल सबसे बड़ा होगा? कौन सा उसका, इसमें देखो साइज नहीं पूछा है मॉलिक्यूल का, लार्जेस्ट मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है ना। तो 4 जो सैंपल अपन को दिए हैं, चारों सैंपल में अपन को ये बताना है कि किस सैंपल में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ में आया चंद्रमान? तो यस सर। बेसिकली यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन। वो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो आपको, आप लोगों को बेसिकली ये वाला टर्म निकालना था इस क्वेश्चन में, है ना। चारों सैंपल के लिए आप कैपिटल एन की वैल्यू निकालोगे, और जिस ऑप्शन में कैपिटल एन की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो, कैपिटल एन की वैल्यूज हमें कंपेयर करना है। तो कैपिटल और दिया क्या है हमें, 1 ग्राम, है ना। तो चारों सैंपल का मास हमें 1 1 ग्राम दिया है। तो देखो, स्मॉल एम की वैल्यू तो फिक्स हो गई 1 ग्राम, ठीक है। तो अगर हम इस पार्ट की बात करें, तो यहाँ पर हमें कैपिटल एन निकालना है, हमें स्मॉल एम पता है, मोलर मास हम निकाल लेंगे, एवोगैड्रो नंबर भी हमें पता होता है। तो ध्यान दो, स्मॉल एम और एवोगैड्रो नंबर ये वैल्यूज तो फिक्स है। स्मॉल एम 1 ग्राम दिया है और एवोगैड्रो नंबर हमें पता है। तो इसका मतलब वैल्यूज, चारों वैल्यूज में वेरिएशन कब आएगा, जब उनका मोलर मास वेरी करते रहेगा। तो बेसिकली जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसके कैपिटल एन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि मोलर मास डिनोमिनेटर में है। तो बस आपको बेसिकली वो ऑप्शन चेक करना है जिसका मोलर मास सबसे कम हो। तो मोलर मास देख के समझ में आ रहा है वाटर का सबसे कम होगा, है ना। तो वाटर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे। चंद्रमान समझ में आया क्या? यस सर। तो इसमें क्या गलती हो गई थी? सर वो जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने इस प्रेजेंट इन 1 ग्राम नहीं देखा।
और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ध्यान नहीं दिया मैंने, बस लार्जेस्ट मॉलिक्यूल देख लिया बस। अच्छा मैं अच्छा, जल्दी जल्दी में पता नहीं चलो क्या लगा ठीक है, दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी ऐसी गलतियों पे ध्यान देते रहो, है ना। हर टेस्ट में आप अपनी गलतियों पे ध्यान देते रहो, कौन कौन सी गलतियां हुई है, तो बस वो टेस्ट बाय टेस्ट वो गलतियां जो है वो इम्प्रूव होती रहेंगी, है ना। गलतियां करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है ना। हर हर टेस्ट के बाद आपको अपना पेपर एनालाइज करना चाहिए अपने खुद के लेवल पे, है ना। इट इज सेम एज, जैसे क्रिकेट में एक बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर में क्या डिफरेंस होता है, कि जैसे विराट कोहली जो है वो अगर मैच में कोई गंदा शॉट खेलते हुए आउट हो जाए, तो वो डेफिनेटली सोचता है उस बारे में, रात में अपने घर पे जाके या अपने रूम पे जाके, जो भी है वो सोचता जरूर है कि यार क्या मैंने गलत खेल दिया, उस शॉट को कैसे खेलना चाहिए था, उसके रिलेटेड वो वीडियोस भी देखता होगा रिपीट कर करके। ठीक है, तो वो सेम अप्रोच हमें रखनी है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज करने के लिए। अगला क्वेश्चन बताओ, ये 28 था। 29 से 34, 34 तक, 33, 33 के पहले कोई है? 33 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द कंप्लीट कंबशन, पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 लीटर्स ऑफ प्रोपेन, है ना। ये चार ऑप्शन क्या क्या है? 40, 60, 80 और 100। तो जो चार ऑप्शन हैं वो हैं 40, 40, 60, 80 और 100। ये चारों ऑप्शंस लीटर में है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 33। तो अंकुर बताओ इसमें डाउट क्या है? डाउट बता सकते हो अंकुर, उसमें क्या है? अंकुर तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया। अच्छा, तो कैलकुलेशन बता दूं, क्वेश्चन समझ में आ गया था? क्वेश्चन सिंपल है, देखो। कंबशन ऑफ प्रोपेन, है ना। तो प्रोपेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला C3H8 होता है। हाँ वही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है ना। देखो, प्रोपेन का ये फॉर्मूला होता है C3H8, ठीक है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग को पता होगा, क्योंकि हमने 10th में पढ़ा हुआ है ये। और जिसको नहीं पता वो आईयूपीएसी जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। कंबशन मतलब बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन हमने 10th क्लास में पढ़ी है कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो उससे CO2 और H2O प्रोड्यूस होता है ना। तो बस अब इसमें क्या बचा, इसको बैलेंस कर दो इस रिएक्शन को। इसमें देखो निकालना क्या है, क्वेश्चन को उल्टा चालू करो, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमें निकालना है, ये अननोन है हमारे लिए। और कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 लीटर प्रोपेन, तो प्रोपेन की वॉल्यूम दी हुई है 20 लीटर्स, ठीक है। तो अब देखो, ये हमने एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में पढ़ा था, अगर तुम लोगों को याद हो, कि जो कोई केमिकल रिएक्शन में, एक मिनट रुको, पहले इसको बैलेंस कर देते हैं, उसके बाद वो चीज़ समझेंगे हम। 3 कार्बन, तो यहाँ पे 3 कार्बन, तो ये हो गए 3 कार्बन, है ना। 8 हाइड्रोजन, तो ये हो गए 8 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 6, और 4 10, तो यहाँ पर भी हमें 10 ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो स्टोइशियोमेट्री में हमने पढ़ा है कि ये बैलेंस्ड स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि
इनमें जो मोल्स का जो कंबाइनिंग रेशियो है ना, वो 1:5 का रेशियो है। कहने का मतलब क्या कि 1 मोल प्रोपेन 5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना। और एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में हमने ये देखा था कि जो मोल्स का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का भी रेशियो होता है, कंबाइन जब रिएक्टेंट्स होते हैं तो। ठीक है, तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस अगर आप पढ़ोगे तो उसमें हमने लिखा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। तो ये बात याद आ रही है क्या अंकुर, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस? जो क्वेश्चन है वो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पे है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अब अपन को ये बात पता है कि इसके मोल्स और इसके मोल्स का रेशियो क्या है, 1:5, है ना। ये चीज अपन लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ प्रोपेन बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसका रेशियो क्या है, 1:5। तो वॉल्यूम जो है वो मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये जो मोल्स का रेशियो है यही वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रोपेन का वॉल्यूम 20 लीटर है, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशियो के हिसाब से 100 लीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ अंकुर? सर को मुझे होमवर्क में डाउट था कुछ। होमवर्क में तो बाद में पूछना संकेत, ये एक बार पेपर डिस्कस हो जाए। पेपर डिस्कस हो जाएगा उसके बाद अपन सेक्शन जी डिस्कस करेंगे, सेक्शन जी डिस्कस हो जाएगा उसके बाद अपन थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। ये अपना ऑर्डर रहेगा आज का। तो 33 के बाद और बताओ अंकुर, ये क्लियर हो गया? ओके, तो ये लो 33 के बाद और बताओ। इस पेज पे 34 में डाउट तो नहीं है? और नीचे जाता हूं मैं, यहाँ पे देख लो 35 से लेके 40। पैंतीस से लेके 40 तक किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो 35 से 40 में कोई डाउट नहीं है। तुम लोगों ने पेपर दोबारा देख तो लिया था ना सभी लोगों ने? यस सर। अगर कोई नहीं देख पाया हो तो देख के मुझसे बाद में पूछ लेना, है ना, लेकिन क्लियर जरूर कर लेना। 35 से 40 में मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं है। 41 देख लो एक बार, 41 में कोई डाउट तो नहीं है? 41 हो गया। 42 से 45 में, 42 से 45। मेरे को 39 थोड़ा सा बता दीजिए, हमको देख के लग 39, रहा है कैसा। 39 है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ZnFeS2 कैन बी मेड। ये क्वेश्चन किसका है? एक मिनट रुको, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं पहले। ये डाउट किसका है संकेत, तुम्हारा है क्या? यस सर। अरे तो तुमने तो अभी किए नहीं ना क्वेश्चन, तुम क्यों डाउट पूछ रहे हो भाई? नहीं सर, मैंने देखा था पेपर, मतलब अच्छा, प्रैक्टिस देख करने चुके के हो क्या लिए। पहले? ठीक है, फिर तो ठीक है। इसके बाकी दो ऑप्शन कौन कौन से हैं? एक तो 3 मोल है, एक 5 मोल है, 2 मोल और 4 मोल। तो ये है, एक सेकंड, ये है 2 मोल पहला ऑप्शन था, और तीसरा ऑप्शन था 4 मोल, है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 39। तो बताओ संकेत, इसमें क्या डाउट लग रहा है? सर उसी फॉर्मूले से हुआ क्या, वो आपने बताया था, Zn का कोफिशिएंट जो होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मोल्स ऑफ ZnFeS2। एक मिनट रुको, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ZnFeS2, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं एक बार।
how many moles of ZnFeS2 can be made? ZnFeS2 इसके कितने मोल्स बनेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना? can be made from 2 mole zinc, 3 mole iron and 5 mole sulfur होगा. Can be made from 2 mole zinc, 3 mole iron एंड सल्फर कितना 5 मोल. ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये मोल्स अपन को निकालना है. तो ये वही रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, स्टोइशियोमेट्री वाला क्वेश्चन है ये. इसमें कोई एक लिमिटिंग एजेंट होगा, है ना संकेत? ये अपन को चेक करना पड़ेगा पहले कोई लिमिटिंग एजेंट है तो नहीं. तो रिएक्शन को बैलेंस करो, एक जिंक एक आयरन एक सल्फर, यहाँ पर 2 सल्फर है तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, है ना? ये रिएक्शन बैलेंस हो गया. अब यहाँ पर अब यहाँ पर चेक कर लो, है ना? कि अब चेक कैसे करेंगे? कौन लिमिटिंग एजेंट होगा? जिसका फ्रैक्शन सबसे कम होगा. ठीक है, तो फ्रैक्शन अपन कैसे निकालते हैं? मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो मैं फ्रैक्शंस यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ निकाल के. तो 2/1 2, यहाँ पे 3/1 3 और यहाँ पे 5/2 2.5, है ना? तो लीस्ट फ्रैक्शन किसका है? जिंक का. तो इसका मतलब जिंक हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, है ना? तो 2 मोल जिंक से ये कितना बनेगा? 2 मोल, है ना? 1:1 का रेशियो है जिंक में और प्रोडक्ट में. तो जब 2 मोल जिंक कंज्यूम हो जाएगा तो 2 मोल प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा. क्लियर हुआ संकेत? सर मैं उस फॉर्मूले की बात कर रहा था, जैसे निकालते हैं ना Zn के अपन को मोल से 2 इज इक्वल्स टू Zn का जो उसमें है, हाँ अब बोलो. 2 इज इक्वल्स टू Zn के जो एटम्स हैं उसमें, तो 1 into ZnFeS2 के जितने मोल्स हैं, तो उसका x मान के 2/1 कर नहीं, देंगे. वो तो वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, वैसे कर सकते थे, लेकिन इसमें अब दिक्कत ये है ना कि इसमें लिमिटिंग एजेंट होगा ना कोई एक, वही गलती दिखती है. है ना? तो उसमें दिक्कत ये है कि तुम अगर जैसे आयरन के हिसाब से निकालोगे तो गलत आंसर आ जाएगा, है ना? 3 सल्फर आंसर के हिसाब से आएंगे. निकालोगे तो गलत आंसर आ जाएगा. वो फॉर्मूला तब सही होता है जब कंप्लीट रिएक्शन हो रही होती, है ना? तो कंप्लीट रिएक्शन हो रही होती तो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो पूरे खत्म हो जाते, सबके सब प्रोडक्ट्स में चले जाते. और उस सिचुएशन में तुम किसी भी एक एटम को पकड़ के कंपाउंड का या प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल सकते थे, है ना? लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि क्योंकि तीनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट है तो पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो अगर तुमने जिंक से निकाला होगा वो फॉर्मूला तो सही हो गया होगा, लेकिन अगर आयरन और सल्फर से निकालोगे तो गलत आंसर आएगा. ठीक है, क्लियर हो गया संकेत? यस सर. और देखो 41 हो गया, 42 से लेके नीचे तक देख लो 45 तक. सर 45. 45 45 में किसका डाउट है? चंद्रभान? यस सर. एक मिनट यार. इंसुलिन contains 3.4% sulfur. ये इस तरह का एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया है वैसे. इंसुलिन contains 3.4% सल्फर, है ना? द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन इज, ये 4 ऑप्शन है फिर अपने सामने. इन ऑप्शंस को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं. पहला तो सही है, ये तीसरा है, ये दूसरा है और ये चौथा है. ठीक है, तो चंद्रभान बताओ उसका डाउट क्या है? सर एक बार बता दीजिए कैसे करेंगे. इस तरह का एक क्वेश्चन अपन ने, ये कौन सा है 45? यस सर.
इस तरह का एक क्वेश्चन अपन ने शीट में किया है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाला ध्यान है? शीट के क्वेश्चन जरूर रिवाइज किया करो टेस्ट में जाने से पहले, है ना? सभी लोग शीट के क्वेश्चन जरूर रिवाइज करें, खासकर वो क्वेश्चंस जो आपसे बने नहीं थे प्रैक्टिस के दौरान, जिन पे आपने स्टार लगाया था, वो क्वेश्चन जरूर रिवाइज करें, है ना? टेस्ट में आपका रिजल्ट जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाला, तो ये मॉलिक्यूलर वेट है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट है? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट है ना, तो ये चीज भी लिख लेते हैं अपन, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह का एक क्वेश्चन अपन ने टेस्ट शीट में किया हुआ है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट में देखो, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर। तो इंसुलिन कोई कंपाउंड होगा, है ना, जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, तो उसमें एक एटम तो सल्फर है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, और भी एटम्स हो सकते हैं जो अपन को पता नहीं है ना? सल्फर का एक मॉलिक्यूल में ये इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल है ना? तो इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के एक्स एटम्स हो सकते हैं, ए के वाई, बी के जेड, सी के डब्ल्यू, एंड द स्टोरी में गो ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताना है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट में हमेशा जिस एटम का परसेंटेज दिया रहता है ना, उस एटम को कितना माना जाता है? 1। ठीक है, ये शीट में ऐसा एक क्वेश्चन है, ये देख लेना, वहां पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये 1 क्यों आता है यहाँ पे, है ना? क्योंकि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है इसलिए 1 आएगा। ठीक है, अगर अपन 1 नहीं रखेंगे यहाँ पर, जैसे 2 या 3 हो जाएगा, तो जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ जाएगा कंपाउंड का, है ना? तो वहां पर मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया है, एक बार वो चीज देख लेना। बाकी तो अपन को जब ये पता चल गया कि इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में सल्फर का एक ही एटम है, तो बस अब इसमें फॉर्मूला लगा दो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंसुलिन में कितना सल्फर है? 3.4%। तो ये परसेंटेज क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना? तो परसेंटेज वेट बाय वेट सल्फर का दिया हुआ है, इसका मतलब सल्फर का मास मॉलिक्यूल में, तो सल्फर का मास कितना होता है? 32 डिवाइडेड बाय पूरे मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, है ना? ये वैल्यू कितनी दी हुई है अपन को? 3.4। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने वही किया है, क्या कि अपन को सल्फर का परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ था 3.4, तो यहाँ पर अपन ने इक्वेशन बना के उसके परसेंटेज वेट बाय वेट से इक्वेट कर दिया। तो पूरे सल्फर का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मॉलिक्यूल का, है ना, सल्फर का मास डिवाइडेड बाय पूरे मॉलिक्यूल का मास इंटू 100। तो अब जो परसेंटेज आएगा वो आएगा क्या? परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सल्फर। तो इसको सॉल्व कर लेना, इससे आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। यस सर। क्लियर हो गया चंद्रभान? हाँ सर, हो गया। हाँ, एक बार वो देखना जरूर, लेकिन शीट में इस तरह का कौन सा क्वेश्चन था, है ना? यस सर। और बताओ, एक मिनट रुको, मैं वो खोल देता हूँ पहले। हाँ, तो ये 45th क्वेश्चन था। अगला है, ये 4 क्वेश्चन है, इसमें देख लो कोई समस्या है क्या? इन 4 क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। तो शायद इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मैं पेपर बंद कर देता हूँ, है ना? बाकी पेपर इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। कोई स्टूडेंट अगर सारे नोट्स अगर उसको अच्छे से याद है
और शीट के क्वेश्चंस अच्छे से याद हैं कि कैसे किए थे। तो इस क्वेश्चन में 90, इस क्वेश्चन में नहीं सॉरी, इस पेपर में 90% के आसपास, केमिस्ट्री के सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 90% के आसपास सभी लोग स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब 100% तो अपन नहीं बोलते, इसलिए क्योंकि टेस्ट में जल्दी जल्दी करना होता है तो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो जाती है, उतना अपन एरर मान के चलते हैं कि स्टूडेंट करेगा ही। लेकिन हाँ, 90% के आसपास इसमें स्कोर किया जा सकता था। तो अब अपन डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन जी, जो होमवर्क में दिया था। टेस्ट से रिलेटेड किसी को और कुछ समस्या हो तो बेझिझक मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। किसी भी टाइप की समस्या हो, किसी को डीमोरलाइजेशन या डीमोटिवेशन फील हो रहा हो तो तब भी कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं शीट खोल देता हूँ, एक मिनट रुको। तुम लोग भी जब तक निकाल के रख लो सेक्शन जी में क्या क्या डाउट है किसको। तो ये रहा ये रही अपनी पीडीएफ, है ना। और इसमें सेक्शन जी हमें डिस्कस करना था, ई एफ जी। ये तो खैर ऑब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव कर लेते हैं पहले। ये रहा जी। तो जीवन में बताइए किस पार्ट में डाउट है। सर डी। डी। डी से पहले कोई। तो डी वाला पार्ट अपन देख लेते हैं। इसमें ये हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन जी का जीवन क्वेश्चन, है ना। जीवन का डी। तो ये रिएक्शन दी हुई है ना। और ये जो है ये एरो है, ठीक है। तो इसमें इसमें करना क्या, अपन को बैलेंस करना है ना। तो इसमें डाउट क्या है बताओ, जिसका भी है। सर मेरा है सर, जो क्लोरीन का तो सर यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, पर आर्सेनिक है ना, उसका हाँ, H2AsO4 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब दो जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। नहीं, AS2O3 है ना, उसमें आर्सेनिक का H2AsO4 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सल्फर का HSO4 में हो रहा है। तो कैसा कंसीडर करना है? सल्फर का HSO4 में हो रहा है। तो एक मिनट रुको, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं फिर अपन, है ना। देखो, ऑक्सीजन का -6 और ClO3 ये ClO3 3 ऊपर है कि नीचे, एक बार ये देख लो। ClO3 3 नीचे है और -1 ऊपर है ना। सब में माइनस 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 -1 ऊपर है सब में। ठीक है, इसको मैं पहले तो सही से लिख देता हूँ। रिएक्शन को पहले अपन सही से लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये है ClO3 3 नीचे है, माइनस ऊपर है, प्लस AS2S3 गिव्स Cl माइनस प्लस H2AsO4 माइनस ऊपर है, प्लस HSO4 माइनस ऊपर है। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हमको बैलेंस करना है। तो 3 ऑक्सीजन पे -6, तो क्लोरीन पे आएगा +5, और क्लोरीन पे यहाँ पर है -1। तो +5 से -1 चार्ज कम हो गया है, रिडक्शन प्रोसेस, राइट। देन ऑक्सीजन की अगर आप बात करोगे तो ऑक्सीजन का यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन नंबर, फिर यहाँ पर भी -2 ऑक्सीडेशन नंबर जनरली होता है, तो इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो अगला रिएजेंट है वो है AS2S3, है ना। तो सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2।
सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, तो इसका मतलब 3 सल्फर का -6 है ना, 3 सल्फर का हो जाएगा -6। इसका मतलब 2 आर्सेनिक पे मिला के कितना होना चाहिए, +6। इसका मतलब एक आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेसिकली हम सल्फर पे फोकस कर रहे थे, तो सल्फर का यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हो जाएगा, इसको भी कैलकुलेट कर लो। तो देखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8 और हाइड्रोजन का +1 है ना, तो -8 +1 मतलब -7, और माइनस चार्ज रखने के लिए सल्फर पे चार्ज होना चाहिए +6। ठीक है, तो सल्फर का चला गया -2 से +6, तो ये प्रोसेस हो गई ऑक्सीडेशन। और आर्सेनिक की बात करें हम, तो आर्सेनिक का +3 ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना होगा, +2 -8 मतलब +5 है ना, +2, एक मिनट रुको उसको लिख देता हूँ। एक हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 2 पे मिला के +2, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2, तो चार ऑक्सीजन पे हो जाएगा -8, तो इन दोनों का मिला के कितना हो गया, -6। तो इसका मतलब आर्सेनिक पे कितना आ जाएगा, +5, क्योंकि हमें -1 चार्ज रखना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना +5, और ये यहाँ पर कितना था, +3, तो +3 से +5, ये स्टेप भी हो गई है ऑक्सीडेशन, है ना, और चार्ज बढ़ रहा है। तो बेसिकली 3 ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले स्टेप्स इन्वॉल्व है, एक रिडक्शन और 2 ऑक्सीडेशन। अब इसमें करना क्या है, अपन को बैलेंस करना है ना। तो हाँ संकेत, अब तुम डाउट पूछो, तुमने क्या पूछा था। दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो क्या करेंगे? एक मिनट रुको, इतने सारे टैब्स ओपन हो जाते हैं ना कि कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा टैब कहाँ खोलना है। हाँ, तो स्क्रीन कहाँ गई, ये रही। ठीक है, तो तुम पूछ रहे थे कि दो ऑक्सीडेशन स्टेप्स हो रहे हैं, है ना, तो क्या करना है, वही करना है जो अपन ने नोट्स में लिखा है, वैसे ही चलने दो। तो एक कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, एक कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है ClO3- से Cl-, और दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला रिएक्शन है, इसको मैं लिख के बता देता हूँ, है ना। पहला वाला, ये वाला तो लिख लोगे, ClO3- से Cl-, ये तो एक ही है। अब जो दूसरा वाला है वो स्टेप हो जाएगी, देखो, ये AS2S3, अच्छा क्वेश्चन है ये, बाकियों से थोड़ा अलग है। AS2S3 gives H2ASO4- H2ASO4- प्लस HSO4-, ये हो जाएगा, इसको बैलेंस कर देना। सर पर जैसे इसमें तो एक कंपाउंड से हो रहे हैं दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर दो तीन कंपाउंड इन्वॉल्व है तो तीन कैसे बनेंगे अलग? एक कंपाउंड से 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, नहीं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो एक ही है, क्योंकि एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बस ये फर्क है कि प्रोडक्ट्स 2 बन रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ही है। और बताओ संकेत, और क्या कह रहे थे तुम। सर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा हुआ है, तीन कंपाउंड है रिएक्टेंट साइड पे, तीन कंपाउंड है प्रोडक्ट साइड पे, तीनों इन्वॉल्व है, दो से हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक से रिडक्शन, तो उसको कैसे लिखें? 2 से हो रहा है तो उसको अपन अभी देख लेंगे, तुम पहले ये वाला देख लो, ये वाला समझ में आ गया। हाँ सर, ये तो आ गया बस। इसको तो बस वही नॉर्मल रूल से बैलेंस करना है। पहले नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ पे 2 आर्सेनिक है, तो यहाँ पर 2 आर्सेनिक हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा कोएफिशिएंट 2, और सल्फर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 सल्फर हो जाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस कर दो, तो इस तरफ वाटर ऐड कर देना। जितने टोटल तो ऑक्सीजन कर एटम्स आ देंगे। रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 8, 8 और 12, 4 3 12, 8 और 12 मतलब 20, तो यहाँ पे 20 वाटर ऐड हो जाएंगे,
और H प्लस काउंट कर लेना, लेफ्ट साइड में 40 H प्लस हैं, राइट साइड में कितने हैं 4 और 3 7, तो बचे हुए 33 H प्लस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मली ये बैलेंस हो जाएगा। ये क्लियर हुआ संकेत? यस सर। तो अब इसको बैलेंस कर लेना और कोई डाउट हो तो फिर दोबारा पूछ लेना मुझसे। अब अपन आते हैं जो तुम अगला पूछ रहे हो वो, है ना? यस सर। एक सेकेंड, अगला मतलब ये ई, कौन सा ई के एफ? हेलो, हाँ संकेत बताओ, ई एफ? ई एच एस ओ फोर सर नहीं। एफ 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 सर, अभी आवाज जा ही नहीं रही थी, बोल रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं पहले एफ बता देता हूँ फिर ई बता दूंगा, है ना? तो एफ जो है, ये क्वेश्चन है HNO2 gives NO3 माइनस, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। सर करा तो था, पता नहीं पर आंसर क्यों बोला। कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। तो ये है अपना एफ पार्ट, है ना? एफ पार्ट, तो HNO2 gives NO3 माइनस प्लस NO। तो हाँ संकेत, अब बोलो इसमें डाउट क्या है? बस फोटो के पास सॉल्यूशन पता नहीं क्यों गलत आ रहा है सर। सॉल्यूशन सही गलत आ रहा करा है? था। अच्छा, ये तो देख के समझ में आ रहा है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। हाँ वो तो समझ में उसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का वो आ जाएगा -4 +1 +3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये इसमें जाएगा +5 और ये जाएगा +2, है ना? तो ये स्टेप हो गई ऑक्सीडेशन, चार्ज बढ़ रहा है। ये स्टेप हो गई रिडक्शन, चार्ज कम हो रहा है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन अलग अलग लिख लो। तो ये ऑक्सीडेशन वाली स्टेप हो जाएगी, HNO2 से NO3 माइनस। ये ऑक्सीडेशन वाली स्टेप हो गई, इसको अलग बैलेंस करना। और रिडक्शन वाली स्टेप HNO2 गिव्स नो, इसको अलग बैलेंस करना। बाकी सारी स्टेप्स वही सेम है, एकदम सेम है। एंड में दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर देना। सॉल्व करके बताऊं क्या संकेत पूरा? रहा तो ऐसे ही था, पता नहीं पर आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, देख लो मतलब अगर नहीं हुआ तो पूछ लूंगा। अच्छा रुको, मैं बता देता हूँ, 2 मिनट में हो जाएगा, ध्यान से देखना। नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर लगा दिया, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 3 H प्लस लगा दिए, और चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इधर पे आ जाओ, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और ये अपना हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, और ये अपना चार्ज बैलेंस हो गया। ठीक है, इस रिएक्शन को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 2 2 और ये 2, है ना? और दोनों रिएक्शन को फाइनली ऐड कर दिया। तो HNO2 1 और 2 3, 3 HNO2, वाटर एक इधर है तो +H2O गिव्स NO3 माइनस, और यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में H प्लस भी आएगा, ये अपन लिखना भूल गए थे, 2H प्लस गिव्स NO3 माइनस +3H प्लस, NO3 माइनस +3H प्लस, और इस तरफ आ जाओ, +2NO +2H2O, +2NO +2H2O, है ना? बस अब इसमें चेक कर लो रिएक्टेंट्स रिपीट तो नहीं हो रहा है। ये रिपीट हो रहा है, ये 2 यहाँ से हट जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 3 में से, तो ये बचेगा 1 H प्लस। H2O भी रिपीट हो रहा है, ये 1 है यहाँ पर 2 है राइट साइड में, तो ये हट जाएगा यहाँ से, और ये बन जाएगा 1। तो ये अपनी बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी एसिडिक मीडियम में। तो यही आंसर होगा संकेत, चेक कर लो एक बार। यस सर यही है, थोड़ी है ना? गड़बड़ हो ऐसे ऐसे गई। 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 और 2 3 हाइड्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 1 और 2 3 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन, तो 3 और 2 5 और 1 6 ऑक्सीजन। एटम वाइज बैलेंस है। चार्ज वाइज देख लो, लेफ्ट साइड 0 चार्ज, राइट साइड में -1 +1 0, हाँ 0 चार्ज, बैलेंस हो गया। ठीक है,
तो अब अपन आते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट पूछा जा रहा है, ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट है ये। बोलो अंकुर, क्या डाउट है इसमें? इसमें मुझे भी एक डाउट। एक मिनट रुको। AS4 इसमें कौन कौन नीचे है कौन कौन ऊपर है वो लिख लेते हैं। अच्छा, सब माइनस सब में ऊपर है ना? एक सेकेंड रुको। तो HSO4 माइनस प्लस AS4 प्लस PB3O4 gives PubSO4 प्लस H2ASO4 माइनस। हाँ बोलो भाई, कोई किसमें इसमें क्या डाउट है? वो अंकुर ने लिखा है कि वो HSO4 को PB के साथ करेंगे क्या? HSO4 को PB के साथ, HSO4 को PB के साथ क्या करना है अंकुर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बात। HSO4 को PB के साथ, HSO PB3O4 हाँ, तो इसमें करना क्या है? मतलब मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम म्यूट करके म्यूट बोल रहा हूँ, अनम्यूट करके बोल सकते हो? क्यों अंकुर? संकेत, तुम्हें क्या डाउट था इसमें? सर जैसे PB3O4 और PbSO4 उससे रिडक्शन हो रहा है, तो सर जैसे इनको लिखते हैं तो वो एस सब सल्फर ही बैलेंस करना पड़ेगा क्या? दोबारा बोलो एक बार। PB3O4 को Pb3O4 से PbSO4 में रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो सर जैसे रिडक्शन वाले शेल में लिखेंगे तो सल्फर प्रोडक्ट साइड में है, तो लेफ्ट रिएक्टेंट साइड में भी लाना पड़ेगा क्या उसको? एक मिनट रुको, पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूँ, है ना? तो अपन अपना डिस्कशन और सही हो पाएगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आएगा +6, और यहाँ पर तो +6 ही आएगा सल्फर का। लेड का यहाँ पर आएगा -8, तो ये आ जाएगा +8/3, है ना? +8/3, और यहाँ पर आ जाएगा +2। तो ये +8/3 मतलब कि ये कितनी होती है वैल्यू? लगभग +2.66, है ना? तो Yes. और आर्सेनिक का यहाँ पर है ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ जाएगा, अभी अपन ने निकाला था, +5। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं किस किस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस किस का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर थ्रू आउट चेंज नहीं होगा, तो उन पे दिमाग नहीं लगा रहे। तो देखो, सल्फर का +6 से +6 ही है ना? +6 से +6 ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। आर्सेनिक का हो गया 0 से, आर्सेनिक कहा गया 0 से ये +5, मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन की हम बात करें तो ये लेड का लेड का हो गया है रिडक्शन, है ना? ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेप अपन को क्लियर हो गए। अब बोलो संकेत, क्या कर रहे थे? सर जैसे अभी तक जितनी भी मतलब रिएक्शंस करी हैं, हाँ, उसमें जितना भी रिडक्शन है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसमें H2O इन्वॉल्व होता था, और वो एलिमेंट जो जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता था, पर इसमें सल्फर भी इन्वॉल्व हो लेड के साथ। लेड के साथ सल्फर भी इन्वॉल्व होगा? नहीं नहीं, नहीं होगा ना। लेड सल्फेट कैसे ब्रेक होगा? लेड सल्फेट ये आयोनिक कंपाउंड है ना, तो आयोनिक कंपाउंड में कैटाइन को अलग करो, एनाइन को ब्रो अलग करो। ब्रो कर सकते हैं ना इसको अपन? हाँ, ब्रेक करना ही पड़ेगा, ब्रेक करना ही पड़ेगा। लेड जो है वो इस तरह से ब्रेक ब्रेक होगा, Pb+2 अलग और SO4 2- अलग। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सल्फर है ये ऑक्सीजन से कंबाइंड है ना? ये लेड से कंबाइंड नहीं है। ठीक है, यस सर, समझ गया। तो बस सल्फेट को इग्नोर कर दोगे तो Pb3O4 से Pb+2, ये अपनी इतनी इक्वेशन बनेगी जिसको अपन को बैलेंस करना रहेगा। ठीक है यस। संकेत। और अंकुर, तुमने क्या पूछा था कि रिडक्शन में HSO4 को Pb के साथ करेंगे क्या? HSO4 को Pb के साथ नहीं करेंगे संकेत।
अंकुर, जो इक्वेशन बनेगी एक तो Pb3O4 से Pb+2 है ना, जैसा ये बन रही है, ठीक है, ये अपनी रिडक्शन वाली रिएक्शन या रिडक्शन वाली इक्वेशन बन जाएगी। ये एक मिनट यार, ये इक्वेशन नहीं होगी, इसमें तो लेड सल्फेट लिखा है। इक्वेशन ये होगी Pb3O4 से Pb+2, है ना, Pb3O4 से Pb+2, ये बनेगी अपनी रिडक्शन वाली स्टेप जिसे हमें बैलेंस करना होगा। और ऑक्सीडेशन वाली स्टेप क्या होगी, AS4 से H2ASO4 माइनस। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स हैं जो अपन को सॉल्व करनी होगी। अंकुर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो धीरे धीरे ये चीज याद रख लेना है ना कि जब भी सल्फेट आता है ना तो उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, और सल्फेट अपने आप में एक अलग एंटिटी है। सल्फेट जो रेडिकल है वो हमने 9th 10th क्लास में भी पढ़ा है, और उसको अपन दोबारा पढ़ रहे हैं, अभी आगे और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे अपन को धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ये पार्ट, ये सेक्शन क्लियर हो गया, मतलब G1 क्वेश्चन क्लियर हो गया। और देखते हैं आगे। G2 में बताओ। सर डी। G2 में DD से पहले कोई? तो D वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी वही बैलेंस ही करना है ना। यस सर। तो ये G2 बेसिक में बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। यस सर। तो एल्यूमिनियम, और ये क्या लिखा है, बायोनो, बायोनो 3। तो ये 3 जो है वो नीचे है ना, बायोनो 3 गिव्स Bi प्लस NH3 प्लस AlOH4 माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चंद्रमान बताओ उसमें डाउट क्या है? सर BiONO3 ब्रेक कैसे होगा ये पूछना था मुझे। अच्छा, BiONO3 ब्रेक कैसे होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अपन देखते हैं यस कि सर। वो समझने की जरूरत है भी कि नहीं, पहली चीज, और है तो फिर उसको कैसे समझा जा सकता है। दोनों बातें अपन एक एक करके देखते हैं। तो बैलेंस करने की बात हो रही है बेसिक मीडियम में। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले तो लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम का 0, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज, तो 4 हाइड्रोक्साइड पे -4, तो एल्यूमिनियम पे आ जाएगा +3। तो ये स्टेप तो हो गई क्या, ऑक्सीडेशन, है ना। उसके बाद BiONO3, ठीक है। अब ये ब्रेक कैसे होगा, चलो अपन ने मान लिया कि अपन को समझ में नहीं आ रहा है ना, इस तरह का कंपाउंड अपन ने पहले देखा नहीं है, तो अपन इसमें थोड़ा सा वैसे जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं, या जितने अपन ने टूल्स हैं अपने पास उन टूल्स के हिसाब से कैसे क्वेश्चन क्रैक किया जा सकता है वो अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पहली बात तो बिस्मथ जो है वो कौन से ग्रुप में आता है इसका हमें आइडिया होना चाहिए। तो ये आता है नाइट्रोजन के ग्रुप में ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो ये खैर तुम लोग को अभी तो याद नहीं होगा, है ना। तो जब अपन पी ब्लॉक वगैरह पढ़ लेंगे उसके बाद ये सब याद हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि अगर अपन को ये बात पता है, तो जब ये नाइट्रोजन फैमिली में आ रहा है, तो नाइट्रोजन फैमिली का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -3 से +5 के बीच में वेरी करता है ना। तो बिस्मुथ का भी ऑक्सीडेशन नंबर इसी रेंज में वेरी करेगा, पहली इंपॉर्टेंट बात। तो ये चलो अपन ने एक बिस्मुथ के पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर्स का एक आइडिया ले लिया। अब अपन बाकी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। तो एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो होगा -2, जनरली -2 होता है ऑक्सीजन पे, है ना। 3 ऑक्सीजन पे मिला के कितना होगा, -6।
ठीक है, नाइट्रोजन का अभी अपन को पता नहीं है ना, और बिस्मुथ का भी अभी अपन को पता नहीं है। तो देखो इन दोनों का मिला के चार्ज हो रहा है -8 है ना, -2 और -6 मतलब -8। और बिस्मुथ का अगर अपन नाइट्रोजन का चार्ज यहाँ पर अपन मानना पड़ेगा, अब देखो नाइट्रोजन का चार्ज अपन को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का चार्ज देखो कितना है, 3 हाइड्रोजन पे +3 चार्ज, तो नाइट्रोजन पे कितना -3 है ना, नाइट्रोजन पे चार्ज हो जाएगा -3। तो अगर यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे चार्ज -3 हुआ, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन पे चार्ज -3 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है नाइट्रेट है NO3 है ना, NO3 माइनस होता है नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट एनायन में नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होता है +5। तो यहाँ पर अगर अपन ये वैल्यू +5 मान के चलें, जो कि हाईएस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। हाईएस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या है कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो अपन ने मान लिया कि अगर ये वैल्यू +5 है तो इसके हिसाब से बिस्मुथ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, तो कैलकुलेट कर लो, +5 -6 मतलब -1, -2 मतलब -3, तो बिस्मुथ का जाएगा +3। तो एक मिनट रुको, तो बिस्मुथ का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3 इस हिसाब से। अब इसका +3 यहाँ पर है और यहाँ पर है 0, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, +3 से 0, तो ये स्टेप तो होना चाहिए क्या, रिडक्शन, और +5 नाइट्रोजन का +5 से -3, तो ये स्टेप भी होना चाहिए रिडक्शन। अब यहाँ पर जो बिस्मुथ का +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है ना, वो अपन कैसे जज करेंगे कि ये सही है कि नहीं, उसके लिए अपन ने ये आइडेंटिफाई किया था राइट साइड में कि बिस्मुथ जो है वो नाइट्रोजन फैमिली में आता है, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इस रेंज में वेरी करता है, और बिस्मुथ का ऑक्सीडेशन नंबर जो +3 है वो इसी रेंज के बीच में लाई कर रहा है ना। तो इसका मतलब बिस्मुथ का ये ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल तो है। तो बस अपन को जब ये बातें क्लियर हो गई, तो बिस्मुथ का +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, नाइट्रोजन का +5 हो गया, है ना। तो अब इसमें वही बात हो गई कि ये जो बायोनो3 है, ये बिस्मुथ और NH3 एक ही कंपाउंड रिडक्शन, एक ही कंपाउंड में 2 रिडक्शन हो रहे हैं और उससे 2 प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी अपन ने जो जीवन में किया था, कौन सा था, ये वाला, AS2S3 का ऑक्सीडेशन 2 पार्ट्स में हो रहा था, H2ASO4 में और HSO4 माइनस में। सेम बात यहाँ पे हो जाएगी, है ना। तो ये बायोनो3 जो है वो बिस्मुथ और NH3 दो में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो एक रिएक्शन तो ये बन जाएगी ऑक्सीडेशन वाली, अल्मोनियम से ये AlOH4 माइनस, और रिडक्शन वाली बायोनो3 से बिस्मुथ प्लस NH3। बस इसके आगे की कहानी तो तुम्हें पता ही है। अब हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन। यस सर। तो सर मुझे इसमें, चीज पूछनी थी। हाँ बेशक। सर जब दो कंपाउंड हो और वो डिफरेंट फैमिली के हो, मतलब सेम ग्रुप में नहीं आ रहे हो, और अपन को उनके ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, तो सर उस केस में क्या करेंगे अपन। दो कंपाउंड जो डिफरेंट ग्रुप में आ रहे हो, है ना, मतलब कंपाउंड के अंदर दो जो एलिमेंट्स हैं एटम्स हैं, वो हाँ। अलग अलग ग्रुप के हैं, हम्म वो अलग अलग ग्रुप के हैं, हम्म जिनके ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होंगे, बिल्कुल। सर उस केस में क्या करेंगे, उस और केस में क्या ब्रेक करोगे, करना ही पड़े। ऐसा कोई क्वेश्चन आया है क्या तुम्हें, ऐसा कोई जी क्वेश्चन सर मैं दिखा पूछ तुम्हें। रहा हूँ। नहीं वैसा नहीं आएगा, क्योंकि नो सर। हो नहीं पाएगा सॉल्व, फिर अनसॉल्वेबल हो जाएगा वो, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होगा निश्चित तौर पे, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है चंद्रभान। सर लेकिन सर जैसे इस क्वेश्चन में था सर, अपन हाँ ज्यादातर नाइट्रोजन का वो निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, और अपन को हाँ, बीआई का भी नहीं पता था, तो सर ऐसे बिल्कुल। ऐसे केसेस में फिर क्या करेंगे। तो ऐसे केस में वही बात है, क्वेश्चन टफ हो गया,
मतलब ये क्वेश्चन नो डाउट ऑफ क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से। तो ऐसे केस में अपन को ये ऐसे रेडिकल्स अलग करना पड़ता है। जैसे NO3 जो है ना, तो NO3 कैसे ऐसे स्प्लिट होता है, NO3 माइनस। NO3 माइनस अपने आप में एक यूनिट है, ठीक है। अब आप उसमें अगर ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा क्या, ONO प्लस। मतलब ये इस तरह की बात होती है, देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। जैसे यहाँ पे देखना, ये दिख रहा है HSO4 माइनस। यस सर। तो HSO4 माइनस में देखो, HSO4 माइनस जो आयन है वो एक्चुअली कैसे स्प्लिट होता है, H प्लस और SO4 2 माइनस में, है ना। यस सर। तो अपन को ये बात तो पता है कि ऑक्सीजन जो है वो जब इस तरह का कंपाउंड होता है जिसमें सल्फर दिखे ऑक्सीजन के बगल में, तो ऑक्सीजन जो है वो सल्फर से जुड़ा होता है और वो इस फॉर्मेट में जुड़ा होता है। फॉर्मेट यही रहेगा SO4 2 माइनस, ठीक है। तो उसके तो इसका मतलब सल्फर के बगल में जो एटम है, जैसे ये हाइड्रोजन है ना, HSO4 माइनस की अगर हम बात करें तो इसको फिर अपन ऐसे ही ब्रेक करेंगे, H प्लस अलग हो जाएगा और SO4 2 माइनस अलग हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप H प्लस को कंबाइन करके लिख दो तो वो HSO4 माइनस हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई क्या? यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें अपन H प्लस को इग्नोर भी कर सकते थे। यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर H प्लस, इनको हटा दो, ठीक है। अपन पहले स्टेप में वही करते हैं कि वो एटम्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा उनको अपन इग्नोर कर देते हैं। तो अपन चाहते तो इसको इग्नोर भी कर सकते थे पहली स्टेप में, और इग्नोर नहीं भी कर सकते हो इसलिए क्योंकि अगर आप इग्नोर नहीं करोगे, मतलब अगर आप इग्नोर कर दोगे तो जब बैलेंस करोगे तब H प्लस आ जाएगा, है ना। तो बात तो वही हो जाएगी घूम फिर के, ठीक है। तो इसलिए अपन ने इसको, मतलब मैंने जब इसको समझाया था तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसको इग्नोर नहीं किया था। दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो अब जो तुम्हारा मेन पॉइंट था, मेन पॉइंट पे मैं वापस आता हूँ, सभी लोग ध्यान दें। तो सिमिलर टू दिस सिचुएशन वेयर SO4 माइनस जो है वो SO4 2 माइनस जो है वो H प्लस से जुड़ा हुआ है, तो टोटल चार्ज हो गया -1, है ना। लेकिन एक्चुअल में ये HSO4 माइनस जो है वो H प्लस और सल्फेट का कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से ये जो बायोनो 3 है, ये बेशक हमें ये नए टाइप का कंपाउंड दिख रहा है, लेकिन जब हम अपने एक्सपीरियंस का यूज करेंगे तो एक्सपीरियंस से हमें ये बात समझ में आएगी, या ये बात हमें पता है कि जो नाइट्रेट है NO3 उस पर -1 चार्ज होता है। जैसे अगर कहीं पे सल्फेट लिखा है किसी कंपाउंड में ABCSO4, इस तरह का कोई एक नया कंपाउंड है, तो अपन ये कह सकते हैं कि सल्फेट पे कितना चार्ज होगा, -2। तो जो ये जो बचे हुए 3 एटम्स हैं इन पे मिला के कितना चार्ज होगा, +2। ये अपन एक्सपीरियंस से कह सकते हैं। बात समझ रहे हो चंद्रभान? तो सिमिलरली यहाँ पर NO3 पे -1 चार्ज होगा, ये बात अपन को पता है, काफी सारे अपन ने एग्जांपल्स देखे। तो जो बचा हुआ है BiO उस पर मिला के कितना चार्ज होगा, +1, ठीक है चंद्रभान। तो सर लेकिन मुझे ये हाँ, भी ये भी तो नहीं पता कि ये जो मॉलिक्यूल है जो ब्रेक कैसे होगा। ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसे ब्रेक होगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे ही ब्रेक होगा, ऐसे ही ब्रेक होते हैं मॉलिक्यूल्स। मतलब ये वही एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा, कि जैसे यहाँ पर ये है ना, ये जो HSO4 माइनस है ये ऐसे ही ब्रेक होगा, मतलब H प्लस अलग हो जाएगा और SO4 2 माइनस अलग हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल ऐसे ब्रेक नहीं हो सकता, ध्यान से देखना। ये मॉलिक्यूल HS और O4 इस तरह से ये मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन जो है वो सल्फर से ही जुड़ा होता है, ठीक है। मतलब ये सब जब अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो ये चीजें और डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। वहां पर हम 2 टाइप की बात करते हैं, मतलब 2 बॉन्ड्स पढ़ते हैं, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक जो मॉलिक्यूल रहता है उसमें आयोनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड हो सकते हैं, है ना। इस बात को मैंने पहले भी किसी सेक्शन में बताया था, किसी ने जब क्वेश्चन पूछा था। तो ये जो HSO4 माइनस का जो मॉलिक्यूल है, इसमें ये वाला जो बॉन्ड है जो हाइड्रोजन और सल्फेट के बीच में है, ये एक आयोनिक बॉन्ड है,
है ना, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो प्लस और माइनस चार्ज जो है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करके चिपक के रहते हैं दोनों। और लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है SO4 2 है ना, इसमें जो सल्फर और ऑक्सीजन एटम्स है उसके बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर भी अपन पढ़ेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में, तो इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है SO4 2 NiN का। तो ये देखो यहाँ पर ये जो डंडे दिख रहे हैं, ये डंडे क्या इंडिकेट करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स, है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड जब जुड़े होते हैं तो ये अपने आप में एक एंटिटी अलग होती है, और H+ जो है वो इससे चिपक के रहेगा, तो ये बन जाएगा अपना HSO4 NiN। तो इसी तरह से जहां पर यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, उसी तरह से ये जो NO3- है, इसमें नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा इस फॉर्मेट में। समझ में आया चंद्रपान? यस सर। सर इसका मतलब ये है कि अगर नाइट्रेट किसी भी कंपाउंड मतलब किसी भी एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के साथ में है, तो हाँ वो NO3- में ही ब्रेक होगा। हाँ, वही मतलब कंक्लूजन ये है कि अगर NO3 लिखा हुआ है किसी कंपाउंड में, है ना, और आगे कुछ एटम्स लिखे हुए हैं, तो ये NO3 को आप मान सकते हो कि इस NO3 पे तो चार्ज -1 है, विदाउट अ डाउट। ठीक है, और इसके हिसाब से हम ये ये कह देंगे कि बाकी एटम्स जो है उस पर मिला के +1 चार्ज होगा। मतलब बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपीरियंस के बेसिस पे होते हैं, है ना, कि आपको एक्सपीरियंस है, आपने कई बार देखा है कि नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है, तो अपन ये नाइट्रेट वाला पार्ट अलग कर लेंगे मॉलिक्यूल में से। ठीक है, तो अभी जब अपन केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ लेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि कौन सा एटम किसके साथ अलग होता है। ठीक है चंद्रमान, क्लियर हो गया? यस सर। बाकी आदित्य ने पूछा है कि नाइट्रेटो ONO- होता है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, नाइट्रेटो, एक्सक्यूज मी, नाइट्रेटो ONO- होता है, लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अपन पढ़ेंगे, है ना आदित्य। तो अभी यहाँ पे तो जरूरत नहीं है इसकी। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें काफी काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, डी पार्ट जो है G2 का, तो इसको सभी लोग एक बार ध्यान से देख लेना। फिर अपन आते हैं, और बताओ इसमें G2 में और नहीं। किसी और को कोई डाउट हो तो बता दे, ई और एफ में। तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे बताओ। आपने तो पार्ट 2 का सेक्शन जी दिया था ना। पार्ट 2 का सेक्शन G, हाँ तो ये वही पार्ट 2 ही तो है, पार्ट 2 है ना, ये देखो पार्ट 2 है, ये पार्ट 2। पार्ट 1 का भी सेक्शन G दिया था, पार्ट 2 का, दोनों का सेक्शन G दिया था। इसमें बताओ यार कोई डाउट हो तो। सर G5। G5 देख लेते हैं। तो ये रहा G5, जो एक्स्ट्रा कंटेंट कॉपी हो गया है वो हटा देते हैं अपन। कहाँ कहाँ पर है, डी ऑप्शन, ये दूसरे क्वेश्चन का कॉपी हो गया है। बाकी ये अपना क्वेश्चन है ना। तो देखो, Cn- इज ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3-। तो क्वेश्चन ने कह दिया कि Cn- का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये रिएक्शन को अपन अलग करके लिख लेते हैं। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से पेश की गई है सवाल में, ACN- प्लस BNO3- प्लस CH+ गिव्स A plus B no plus ACO2 plus CH2O
ये H2O है कि H2O2 है, देखना पड़ेगा एक बार। H2O, C/2 H2O है, C/2 H2O। तो एक सेकेंड, तो ये है अपना C/2 H2O, ये क्वेश्चन है। और इसमें देखो क्वेश्चन कह रहा है कि Cn माइनस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3 माइनस। तो Cn माइनस का ऑक्सीडेशन हो गया है, ये तो अपन लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है ना। तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया है, और तो अगर Cn माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब NO3 माइनस का रिडक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो NO3 माइनस का रिडक्शन होके ये NO में चला जाएगा। तो चलो इतनी बात तो अपन को समझ में आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द होल नंबर वैल्यूज ऑफ A, B एंड C इन दैट ऑर्डर, है ना। A, B और C मतलब वही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पर A है और यहाँ पर A है, ये तो ठीक है। यहाँ पर ये A प्लस बी है और A प्लस बी, एक मिनट रुको, इसमें पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। तो देखो लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है C, और राइट साइड में कितने हाइड्रोजन है C, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। और नाइट्रोजन की बात अगर अपन करें तो लेफ्ट साइड में कितने नाइट्रोजन है, A प्लस बी, तो ये राइट साइड में A प्लस बी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 3B, और यहाँ पे कितना है, ये देखो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, बैलेंस्ड रिएक्शन में सारे एटम्स बैलेंस्ड होते हैं, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन लेफ्ट साइड कितना है, 3B, 3B है ना, इज इक्वल टू राइट साइड में ऑक्सीजन एटम्स देखो A प्लस बी, और कहाँ पर है ऑक्सीजन, CO2 में कितना 2A, और वाटर में कितना C/2। ठीक है, तो इसको, इस पार्ट को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3A प्लस बी प्लस C/2, है ना। तो 3A प्लस बी प्लस C/2, ठीक है। तो ये जो 3B है ये इसके बराबर होना चाहिए 3A प्लस बी प्लस C/2 के, है ना। इसको अपन और सॉल्व कर लेते हैं। तो B को उस तरफ भेज दो, B को उस तरफ भेज दोगे तो क्या आ जाएगा 2B विल बी इक्वल टू 3A प्लस C/2। अब ऑप्शंस में वैल्यूज एक बार चेक कर लो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब आप A B C है ना, तो B की वैल्यू 7, ए ऑप्शन में चेक कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 14। देखो ऑप्शन से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये आ जाएगा 14, है ना। 14 इज इक्वल टू 3A मतलब 9 प्लस C/2। तो देखो C/2, तो C एक ऑड नंबर है 7, है ना। तो C/2 तो फिर डेसिमल में जाएगा, मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया। तो C जब जब भी ऑड नंबर होगा तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो B ऑप्शन भी गलत हो गया। तो C और D में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो पहले पहले आप डी ऑप्शन चेक कर लो, पहले डी ऑप्शन चेक कर लो, क्योंकि 3 और 7 वैल्यूज ए और बी के अपन ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो जब हम सी की वैल्यू 10 डालेंगे तो C/2 हो जाएगा 5, है ना। C/2 5 हो गया, मतलब ये सही है, मतलब ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव तरीका हो गया क्वेश्चन को करने का, है ना, ऑप्शंस एलिमिनेट करके। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछें। चंद्रमान, ये क्लियर हो गया क्या, ऑब्जेक्टिव तरीका, है ना। अब देखो इसको अगर ढंग से करना है इज्जत से, तो वही है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा फिर पूरा सब्जेक्टिव तरीके से। तो इसको बैलेंस करने के लिए वही ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह लिख लो। ऑक्सीजन का तो चेंज होगा नहीं, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है। तो नाइट्रोजन का रिडक्शन होगा, और देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 2 में आ रहा है,
तो यहाँ पर नाइट्रोजन का लिख लो ऑक्सीडेशन नंबर, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो साइनाइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -3 होता है और कार्बन का +4 होता है। यहाँ पर भी कार्बन का +4 होगा, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब इसमें साइनाइड में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका हो रहा है, नाइट्रोजन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो -3 से अपना चला जाएगा, -3 से चला जाएगा यहाँ पे। एक मिनट रुको, यहाँ पर ये इन्होंने ध्यान देना, एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर ध्यान देने वाली, वो ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा ही डिसाइड करना मुश्किल है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है क्या, है ना। क्योंकि अगर आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करोगे, यहाँ पर भी +4 लोगे और यहाँ पर भी +4 लोगे, तो इसका मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये Cn- जो है वो CO2 में जा रहा है, तो इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति है ना। तो अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए क्वेश्चन ने पहली ही लाइन में आपको बता दिया है कि साइनाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है NO3- के द्वारा, है ना। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये लाइन अपन ने पढ़ी, तो NO3- का रिडक्शन हो जाएगा और Cn- का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने पहली स्टेप से आपको बचा लिया। पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर फायदा ये हो गया कि क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो बस अब इसको नॉर्मल बैलेंस कर लेना, NO3- NO में जा रहा है और Cn- CO2 में जा रहा है, तो ये दो अलग अलग रिएक्शंस हो जाएंगी। इनको सेपरेटली बैलेंस करके एंड में कंबाइन कर देना, जो नॉर्मल स्टेप्स अपन ने पढ़ी है। हो जाएगा क्या चंद्रमान? सर Cn- को CO2 में कैसे करेंगे? Cn- को CO2 में कैसे करोगे, गुड क्वेश्चन। अच्छा, Cn- को CO2 में, Cn- CO2 में नहीं होगा यार, सही बात है। इसलिए क्योंकि ये नाइट्रोजन है यहाँ पर, और नाइट्रोजन, देखो बिल्कुल सही बात है, इसको ध्यान देना थोड़ा। तुम लोग की कोई क्लास वास तो नहीं है ना इसके बाद, क्योंकि 5 मिनट और नहीं लगेगा सर। इसको एक्सप्लेन करने में। तो इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर कम है ना। तो बिल्कुल सही बात कही चंद्रमान ने, जैसे अपन Cn- से CO2 में इसको बैलेंस करने की कोशिश करें, तो ये ऑक्सीडेशन वाली स्टेप है ना। ऑक्सीडेशन देखो, Cn- से CO2, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है जितने भी अपन ने क्वेश्चंस देखे हैं रेडॉक्स के। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहले इंस्टिंक्ट में हमें ऐसा लगा क्वेश्चन पढ़ के कि Cn- जो है वो CO2 में ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अपन को लगा, अपन ने लिख भी लिया उसको, ये लिख लिया यहाँ पर। और रिडक्शन वाला अपन ने अलग लिख लिया, NO3- से NO, NO3- से NO। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब अपन बैलेंस करने जाएंगे, तो देखो, अब नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करना है, तो कार्बन तो अपन बैलेंस कर देंगे, नाइट्रोजन को अपन ऐसे अपनी तरफ से बैलेंस नहीं कर सकते, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अपन अपनी तरफ से कौन कौन से एटम्स को बैलेंस कर सकते हैं, ऑक्सीजन को वाटर की हेल्प से और हाइड्रोजन को H+ की हेल्प से, लेकिन नाइट्रोजन को हम बैलेंस नहीं कर सकते। तो जब हम नाइट्रोजन को बैलेंस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि साइनाइड का जो नाइट्रोजन है वो जब प्रोडक्ट में जा रहा होगा, तो वो NO के फॉर्म में जा रहा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में और कोई नाइट्रोजन एटम है ही नहीं, है ना। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन किस में है, केवल NO में। तो अगर आपको बैलेंस करना है, अगर रिएक्टेंट में नाइट्रोजन आ रहा है, तो प्रोडक्ट में भी वो स्पीशीज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसमें नाइट्रोजन हो, है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस बात के कारण कि यहाँ पर आपको NO इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये अपन को जज करना है खुद को समझ के। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हो गया।
और रिडक्शन वाला पार्ट ये तो है ही, NO3 माइनस से NO, है ना। तो अब देखो, अब इसको अपन बैलेंस करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को जो मैंने इतना एक्सप्लेन किया? अब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देता हूँ पूरा। ये NO क्यों आया, अगर इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। NO3 माइनस का रिडक्शन होगा, उससे तो NO ही बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख सकते हो। म्यूट कर लो अपने माइक्रोफोन। नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर +5 और यहाँ पर +2, ठीक है। तो चार्ज कम हो गया, रिडक्शन। तो अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली स्टेप हो गई। अब देखो अपन इसको खटाखट बैलेंस कर देते हैं। कार्बन कार्बन बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन, तो ये 3 वाटर, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 6H+, और चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ही 6 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ही 5 इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, है ना। तो ये आ गए अपने 5 नहीं 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस तरफ, 7 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंस हो गई। रिडक्शन रिएक्शन देखो, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, और चार्ज बैलेंस करना है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपन ने ऐड किए, चार्ज बैलेंस हो गया, है ना। तो ये हो गई अपनी बैलेंस रिएक्शन 7 और 3। तो इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जब इसको 3 से करोगे तो 3 और 3 3 जा 9, 3 3 18 और ये 21, है ना। 7 3 जा 21, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 7 से करोगे तो 7 4 जा 28, 21, 7 7 7 2 जा 14, बैलेंस हो गई। जोड़ दो दोनों को। तो अब मैं फाइनल एडेड रिएक्शन लिख देता हूँ। 3Cn माइनस प्लस 9H2O ऑक्सीडेशन वाला, और रिडक्शन वाले रिएक्टेंट्स 28H प्लस 7 NO3 माइनस, प्लस इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स लिख दो, 3CO2 प्लस 3 NO, 3CO2 प्लस 3 NO प्लस 18H+, इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे। रिडक्शन रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स 7 NO प्लस 14H2O, ठीक है। तो ये अपनी बैलेंस रिएक्शन हो गई है। अब इसमें वो हटा दो रिएजेंट जो रिपीट हो रहे हैं, उनको चेक कर लो एक बार। तो उनका हिसाब कर लेते हैं। साइनाइड रिपीट नहीं हो रहा है, वाटर तो रिपीट होता ही है, 9 इधर है और यहाँ पर है 14, तो ये 9 यहाँ से हट जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा कितना 5, है ना। 14 माइनस 9 5, H+28 और 18, तो ये यहाँ से हट जाएंगे और ये बन जाएंगे यहाँ पे कितने 10, 28 माइनस 18 10। नाइट्रेट रिपीट नहीं हो रहा, CO2 रिपीट नहीं हो रहा, NO रिपीट हो गया, 7 और 3 एक ही जगह पे लिख दो 10, 7 और 3 10, ये यहाँ से हट जाएगा। तो ये हो गया अपना फाइनल हिसाब किताब, कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसमें देख लो अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में हमसे A, B और C की वैल्यूज पूछी है। तो साइनाइड का कोएफिशिएंट A है ना, तो A की वैल्यू हो गई 3। फिर अगला B मतलब नाइट्रेट का कोएफिशिएंट, तो नाइट्रेट का कोएफिशिएंट B मतलब 7, ये A हो गया, ये B हो गया, और C हो जाएगा अपना H+ का कोएफिशिएंट, तो C ये H+ है ना, ये हो जाएगा C 10, ठीक है। तो ये अपना इसका डिटेल्ड एनालिसिस था। अगर सब्जेक्टिव के तरीके से करना हो तो इस तरह से अपन करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को मैं कंक्लूड कर देता हूँ। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इस स्टेप के कारण कि NO को अपन को मजबूरन यहाँ पे इंक्लूड करना ही पड़ेगा, नहीं तो नाइट्रोजन बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। तो पहला स्टेप ये डिसाइड करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है ना, इसीलिए इसको देखो, इसको इसलिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न में दिया गया है कि कोई अगर समझदार स्टूडेंट हो तो वो केवल मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को कर ले। जैसे अपन ने पहले देखा था दूसरे तरीके से कि जब आप मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को कर लोगे तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ये जो यहाँ पर हमने दिमाग इतना लगाया है,
इतना दिमाग लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन केवल इतने मैथमेटिकल पोर्शन से सॉल्व हो जाएगा, बस हमें कोएफिशिएंट्स को बराबर करना है हर एटम के, क्योंकि हर एटम जो है वो बैलेंस्ड रिएक्शन में दोनों के नंबर लेफ्ट और राइट साइड में बराबर होते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से समझ में आ गया ना। आइडियली ये क्वेश्चन अगर टेस्ट में आए तो हमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न से करना चाहिए, सब्जेक्टिव से मैंने इसलिए बता दिया ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। बाकी संकेत ने लिखा है कि सर किसी रिएक्शन में O2 का भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या? हाँ, O2 का भी रिडक्शन हो सकता है ना। अगर किसी रिएक्शन में O2 का तो चार्ज कितना है, 0। O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो ऑक्सीजन जो एटम होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +6 की रेंज में लाई करता है। तो जो 0 है वो बीच की वैल्यू है ना, तो वो -2 में तो जा ही सकता है ना, तो फिर रिडक्शन इसका हो सकता है। तो ऑक्सीजन अगर किसी रिएक्शन में जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये उसका वो हो गया रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। H2O2 से O2, H2O2 से O2 जो तुम पूछ रहे हो, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर है -1, तो ये तो चार्ज बढ़ गया है, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। और बताओ संकेत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। सबको क्लियर हो गया क्या? कोई डाउट तो नहीं है किसी स्टेप पे? चंद्रभान तुम्हारा ये क्वेश्चन था, इसमें डाउट तो नहीं है? और कुछ क्लियर हो गया अच्छे से? यस तो G5 अपना हो गया, और G4 तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। G4 भी नहीं बना, G4 बता देता हूँ। G4 है इन द रिएक्शन दिस। G4 के अलावा और क्वेश्चंस में डाउट तो नहीं है ना किसी को? अगर और क्वेश्चंस में डाउट हो, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस में डाउट है, तो अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगर एक ही में डाउट है तो मैं भी बता देता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो G4 में बता देता हूँ। अच्छा, G2 में भी है, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें क्या अपन? 2 ही क्वेश्चन है क्योंकि, है ना। तो अपन इनको दोनों क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर तुम लोग को लगे तो ये G2 और G4 अब दोबारा करके देख लेना, क्योंकि आज अपने काफी और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चंस हो जाए, है ना। और नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद दिला देना स्टार्टिंग में, तो अपन G2 G4 डिस्कस करके फिर आगे अपना थ्योरेटिकल पोर्शन आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी पेपर डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर सब लोग देख लेना जिसने भी नहीं देखा है, और मुझसे डाउट पूछ लेना, है ना। ठीक है, गुड नाइट फ्रेंड्स, सी यू सून। थैंक यू सर। वेलकम यार। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।